तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम 2026 के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और शायद इस बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ साथी ये कह सकते हैं हम जानते हैं, इसके बारे में बताने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों मैं हर साल इस बारे में आपको जानकारी देता हूं, लेकिन फिर भी हर साल हमारे स्कूल साथी गलती करते हैं और फिर उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना जरूरी होगा। और फिर भी यहां पे देखिए बहुत सारे स्कूल साथी लगातार मुझे मेल पे मेल कर रहे हैं कि सर कुछ जानकारी दो। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम आवेदन डेट के बारे में बात करेंगे। फॉर्म भरने से पहले स्कूल साथियों को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किन सावधानियों को रखना है, ये अपन बात करेंगे। सम्मतता शुल्क के बारे में अपन बात करेंगे। नई स्कूलों को मान्यता मिली है उनके आईडी पासवर्ड के बारे में हम बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसलिए जो वीडियो है वो स्कूल साथियों के लिए तो खास होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ भी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही खास होने वाली है। ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले आपके साथ दो छोटी छोटी जानकारी जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि देखिए हमारे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो गए। तो ऐसे में उन हमारे सभी व्यूअर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे दिल से सपोर्ट किया, और दिल से चाहने वालों को दिल से धन्यवाद और आभार। बस इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा। लेकिन दोस्तों मेरे देखने ये भी आया है कि आज हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, तकरीबन 80% के लगभग साथी हैं जो रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। क्यों रे भाया, चैनल क्यों कौन सब्सक्राइब कर रहा को? अरे तारा गुट्ठे का वहां दर्द हो रहे होगे, अरे कर लो, मन मोटिवेशन मिल जा, तारकन भी कोई नई नई जानकारी आ जाए। खैर कोई बात नहीं, ये आप जरूर कर लोगे। इसके अलावा दूसरी खास जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी भी चाहता हूं, और माफी देखिए इसलिए चाहता हूं, कई सारे साथियों की बार बार शिकायतें आती है कि राजगुरु जी इन दिनों स्कूल से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दे रहे। ये बात सच है, पिछले कुछ दिनों से मैं स्कूल से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन है अपने चैनल के माध्यम से नहीं दे पा रहा हूं। देखिए इसका भी एक कारण है। कारण यह भी है कि देखिए दोस्तों हमारा जो चैनल है वो जल्द से जल्द है वो राजस्थान सरकार के साथ है वो कनेक्ट होने वाला, यदि आपका प्यार और सपोर्ट है वो बना रहे। और इसके लिए देखिए आपको अपना प्यार सपोर्ट तो बनाकर ही रखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह सबको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और थोड़ी सी भैया मेरी भी वो ऊपर बढ़ा दो ताकि सरकार के ध्यान में आ जाए। और ये खुशखबरी भी आपको जल्द से जल्द देने वाला हूं अगर आपने और किस्मत ने मेरा साथ दिया। खैर कोई बात नहीं, अब यहां पे बात करते हैं फॉर्म की। तो आरबीएसई बोर्ड अजमेर एग्जाम 2026 के फॉर्म भरना यहां पे शुरू हो चुके हैं और आपके पास नोटिफिकेशन भी आया होगा। चलिए सबसे पहले कुछ खास बातें मैं स्कूल साथियों के लिए शेयर करना चाहूंगा। फॉर्म भरने से पहले आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले उन स्कूल साथियों के लिए जिनको हाल ही में नई स्कूल की मान्यता मिली है कक्षा 10वीं के लिए या फिर कक्षा 12वीं के लिए, तो यहां पे 10वीं वालों को कहना चाहूंगा यदि आपके पास अभी तक यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आए हैं तो इसके लिए आपको सम्मतता फॉर्म के लिए आवेदन करना पड़ेगा। सम्मतता के बारे में आपको नहीं पता कैसे आवेदन किया जाता है, कैसे दस्तावेज तैयार किया जाता है, तो हमारे द्वारा भी आप कार्य करवा सकते हो। हम भी कार्य इसके करते हैं मामूली शुल्क के ऊपर। इसके लिए मुझे मेल से आप संपर्क वो कर लीजिएगा। यदि यहाँ पे आपने आवेदन फॉर्म भर दिया, बोर्ड कोड आपके जारी हो गए, पासवर्ड आपको नहीं मिला, आईडी आपको नहीं मिली, तो इसके लिए आपको बोर्ड की जो ऑफिशियल मेल है उस पर आपको मेल करना पड़ेगा और वो आपको मेल का रिप्लाई दे देंगे। इसके अलावा ऐसी स्कूलें जिनको पहले से कक्षा 10वीं की मान्यता मिली हुई है और इस बार कक्षा 12वीं की मिली है या कक्षा 11वीं 12वीं दोनों की एक साथ मिली है या पिछले साल भी मिल गई होगी, 2 साल आपको यहां पे हो गए होंगे, तो यहां पे आपको भी सम्मतता के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आपकी आईडी और जो पासवर्ड है वो पहले वाले काम चलेगा। लेकिन समस्या ये कि यहाँ पे जब आप आईडी खोलते हो तो सेकेंडरी का नाम आ रहा है, सीनियर सेकेंडरी का यहाँ पे नहीं आ रखा है, तो ऐसे में है इसके लिए भी आपको बोर्ड से संपर्क करना चाहिए। हालांकि देखिए आज ही मैंने यहाँ पे जो बोर्ड के डायरेक्टर एकेडमिक हेड हैं उनसे संपर्क किया था वाई कॉल के द्वारा और सम्मतता के बारे में उनको अवगत करवाया, तो उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द हम जिन्होंने सम्मतता के लिए आवेदन किया है उनके आईडी और पासवर्ड भेज देंगे। ठीक है, चलिए ये तो रही सम्मतता की बात। अब यहां पे बात करते हैं सम्मतता शुल्क की। तो प्राइवेट स्कूलों को सम्मतता शुल्क हर साल देना पड़ेगा।
इसके अलावा जो सरकारी स्कूल हैं उनको यहाँ पे ये समानता शुल्क है वो लागू नहीं होती है, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल वालों के सामने एक बड़ा चक्कर यहाँ पे आ गया कि समानता शुल्क के साथ साथ जीएसटी भी आ रही, कुछ के तो 360 आ रही है, कुछ के 500, 1000, 1100, कुछ को 17,000, कुछ को 21,000 भी आ रखी। कई साथियों ने मुझे इंस्टाग्राम पे हैं स्क्रीनशॉट भेजे कि ये जीएसटी वाला क्या मामला है। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा ये जीएसटी है, आपको भरना पड़ेगा। अब कुछ उलाना दे रहे हैं बोर्ड को कि ये बोर्ड है बहुत सारे पैसे लेता है और भी माध्यम से पैसा लेता है, तो ये कोई जरूरी था क्या? तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये कोई सरकारी विभाग नहीं है, एक ये स्वायत्त शासन है, ये संगठन बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। और स्वायत्त संगठन के अंतर्गत यदि कोई सर्टिफिकेट परीक्षा आयोजित करवाने के लिए पैसा लिया जाता है तो उस पे यहाँ पे जीएसटी लागू होती है। तो यहाँ पे ये मामला या मसला आरबीसी बोर्ड का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। इसके बारे में हम एक नई वीडियो में खुलासा भी करेंगे यदि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे। इसलिए सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा आपको समानता शुल्क प्लस जीएसटी भरना ही होगा, इसमें आपको कोई भी छूट है वो नहीं दी जाएगी। तो इधर उधर भटके नहीं और संगठन वालों के पीछे भागते मत रहेगा, चक्कर मत काटिएगा, ठीक है, अन्यथा बाद में आपको यहाँ पे पछताना पड़ सकता है। समानता शुल्क कैसे पे की जाती है, क्या प्रोसेस है, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसके लगातार हमारे आगे वीडियो आने वाले। आज अपन बेसिक रूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए ये जो बोर्ड के फॉर्म हैं वो पीएसपी पोर्टल से प्राइवेट स्कूल के लिए, गवर्नमेंट स्कूल लिए शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। दोनों पोर्टल इसके साथ कनेक्ट, जैसा कि लास्ट ईयर कनेक्ट था। तो ऐसे में पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल पे सबसे पहले स्टूडेंट का डेटा आप चेक कर लीजिएगा, खास तौर पे कक्षा 10वीं और 12वीं का, कि सारे स्टूडेंट की डेटा एंट्री हमने कर दी है कि नहीं कर दी है, ठीक है ना। अगर एंट्री नहीं की है तो जल्द से जल्द एंट्री कर दीजिएगा, अन्यथा भैया बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और इसी पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण के बारे में आगे और अपन बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरे बोर्ड से आपके अपने आरबीसी बोर्ड में पहली बार आए हैं, ठीक है ना। जैसे कक्षा 10वीं है वो सीबीएसई बोर्ड से की है, 11वीं में आ गए आरबीसी बोर्ड में, तो उनका पात्रता प्रमाण पत्र या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आप जनरेट कीजिएगा। यदि इसी साल आए हैं तो आपको मात्र 100 रुपए का चालान लगेगा। अगर पिछले साल 11वीं में आए हैं तो आपको 1100 रुपए देना पड़ेगा। ये फैसिलिटी भी यहाँ पे आपकी बोर्ड की आईडी के ऊपर अवेलेबल है, ध्यान रखना। जो भी पात्रता सर्टिफिकेट आप जनरेट करोगे बाद में यहाँ पे प्रिंट करोगे तो सीबीओ के द्वारा उसको आपको प्रमाणित है वो करवाना पड़ेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट की टीसी और डॉक्यूमेंट सही तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। उसमें उसका जो बायोडाटा है, नाम है, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, उसकी डीओबी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये आप जरूर है वेरीफाई कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कुछ साथियों का सवाल है कि यूडाइस का क्या मामला है इसके अंदर। तो देखिए बोर्ड फॉर्म के लिए यूडाइस का कोई मसला नहीं है, वो एक मैटर अलग है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो यूडाइस और आरबीसी बोर्ड फॉर्म को एक साथ घुसेड़ो मत, आप दोनों को अलग अलग रखो, ठीक है। फिलहाल पीएसपी पोर्टल, शाला दर्पण पोर्टल और आरबीसी का जो पोर्टल है ये दोनों तीनों कनेक्ट है, बस यहीं तक आप सीमित रहेगा, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे खास जानकारी स्टूडेंट के लिए भी और स्कूल साथियों के लिए भी, ऐसे कैंडिडेट जो कक्षा 10वीं या 12वीं की एग्जाम दे सकें और कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए, तो वो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना शर्त यह है कि पिछले साल यानी परीक्षा 2025 दी है, अगर आपने 2024, 23, 22 पहले दी और अब इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर साल के अंदर ही आप इस नियम के दायरे में आते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट है जो मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहता है, जैसे 12वीं की बात करें 5 सब्जेक्ट होते हैं, यदि आप एक सब्जेक्ट में आवेदन करना तो कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो और 4 में भी कर सकते हो, 5 में नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर तो यहाँ पे श्रेणी सुधार हो जाएगा, कैटेगरी नंबर 2 यहाँ पे लागू हो जाएगी। यहाँ पे मार्क्स इंप्रूवमेंट है उसको श्रेणी 6 से या फिर कैटेगरी 6 में आपको आवेदन करना। कैटेगरी के बारे में यदि आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, नई वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे खास तौर पे खास जानकारी आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। आपको अपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर उसकी कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी को ध्यान रखना है। पीएसपी पोर्टल पर कुछ हो रही है, जन आधार कार्ड में कुछ हो रही है, बोर्ड के पोर्टल पे कुछ हो रही आ रखी है, तो ऐसा मत कीजिएगा, उसकी कैटेगरी वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा कैटेगरी वाइज बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती है
और जब बोर्ड के द्वारा इन स्कॉलरशिप के लिए रिजल्ट जारी किया जाता है और कैटेगरी गलत हो जाती है स्टूडेंट की, तो वो पात्र होते हुए भी अपात्र हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इसके लिए अभिभावक से आपको व्यक्तिगत संपर्क करना चाहिए कि वाकई में इसकी क्या कैटेगरी है, उसके जन आधार कार्ड में क्या है, आपके पीएसपी पोर्टल स्कूल के रिकॉर्ड में क्या है, तो सही कैटेगरी आप यहां पे दर्ज वो कीजिएगा। इसके साथ साथ CWSN कैटेगरी के लिए यहां पे देखिएगा क्या होता है, जब अपन फॉर्म भरते हैं तो इस कैटेगरी के लिए बोर्ड फीस लागू नहीं रहती है, लेकिन 50 रुपए का एक टोकन है वो कटता है, ठीक है। तो यहां पे कई बार मेरे देखने में ऐसा है कि स्टूडेंट तो सही है, फिर भी उसे CWSN कैटेगरी में डाल देते हैं, शारीरिक विकलांगता में डाल देते हैं, गलती की वजह से। हमारे जो स्कूल साथी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर साथी, वो ध्यान नहीं देते हैं इस बारे में। तो ये आप जरूर देखिएगा, सामान्य स्टूडेंट का सामान्य श्रेणी में फॉर्म भर दीजिएगा। अगर उसके पास कोई विशेष श्रेणी है तो उसमें आप भरिएगा, अन्यथा उनको भी बाद में समस्या आती है। चलिए अब यहाँ पे एक बार के लिए अपने टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि कब से लेके कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फिर और खास जानकारी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले यहां पे देखिए, सामान्य शुल्क के साथ ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी। फिलहाल रेगुलर के मैं लिए बता रहा हूं यहां पे। तो 24 जुलाई से ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 23 अगस्त 2025 तक, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए, आपको बैंक में जो चालान जमा कराना पड़ेगा वो 30 अगस्त तक कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा, नोडल केंद्र में जो भरे हुए फॉर्म है वो 5 सितंबर तक आपको आवेदन करेगा। इसके बाद यहां पे लेट फीस, असाधारण शुल्क देने के बाद, अगर आप सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म नहीं भर पाते हो तो फिर लेट फीस में आप कब फॉर्म भर पाओगे। तो यहां पे देखिए 25 अगस्त से तो ये फॉर्म शुरू होंगे लेट फीस वाले, और 10 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद बैंक में उनका जो चालान जमा कराना है वो 11 सितंबर तक रहेगा और 14 सितंबर तक आपको संबंधित नोडल केंद्र में भरे हुए आवेदन फॉर्म है वो जमा करवाना। इसके बाद यहाँ पे एक असाधारण शुल्क केवल प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, समय पाठी स्टूडेंट के लिए, ये अगर ये डेट निकल जाती है तो उसके बाद भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। तो वो डेट रहेगी 11 सितंबर से, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी 25 सितंबर। और यहां पे बैंक में शुल्क जमा कराने की डेट रहेगी 4 अक्टूबर, और बाकी जो फॉर्म है वो डायरेक्ट आपको बोर्ड कार्यालय में वो जमा कराने पड़ेंगे। अब चालान को लेके खास जानकारी आगे बताऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर अपन शुल्क की बात करें तो शुल्क में इस बार भी बोर्ड ने कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सामान्य शुल्क 600 रुपए रखा गया, प्राइवेट के लिए 650 रखा गया। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेता कक्षा 12वीं के अंदर, तो प्रत्येक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 100 रुपए प्रैक्टिकल फीस यहाँ पे वो रखी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे अभिभावक स्टूडेंट के मेरे पास क्वेरी आती है कि स्कूल वाले बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अगर अपन बात कर लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जिसके केवल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो 600 प्लस 100 700 रुपए हो गए, प्लस यहाँ पे 50 या अधिकतम 100 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी 800 रुपए तक यदि आपको फीस लेते हैं। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो वो 100 रुपए आप बढ़ा लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके लिए स्कूल वालों का अतिरिक्त खर्चा भी हो जाता है आपके लिए, तो उसमें वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1000, 2000, 5000 ले रहे हैं तो वो तो फिर गलत है। तो ऐसे में स्कूल साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप इतनी जो फीस है वो बोर्ड के नाम से मत वसूलिएगा। उतना सही है जितना वो कहते हैं ना, आटे में जितना नमक समाए उतना आप डालोगे तो वो ठीक रहेगा, अन्यथा बाद में वो खराब ही करेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे बस ये है लेट शुल्क, तो वो अलग बढ़ती यहाँ पे रहेगी, 5000 भी बढ़ जाएंगे, डेट निकल जाएगी, 15000 भी आपको देने पड़ेंगे। ऑफलाइन आवेदन करोगे तो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन लास्ट डेट के चक्कर में क्यों पड़ो, आप पहले फॉर्म भर के चालान जमा करा दो ना। चलिए कोई बात नहीं, विशेष बातें जिनको खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, और हर बार यहीं आके स्कूल साथी वो अटक जाते हैं और मेरे पास न जाने कितने मेल आते हैं, कितनी समस्याएं आती हैं हर साल समझाने के बावजूद भी। और ये है चालान का मसला। देखिए यहां पे लास्ट डेट है सामान्य शुल्क की 23 अगस्त तक। अब कुछ साथी 23 अगस्त तक तो फॉर्म भर लेंगे और ये देखेंगे यार चालान जनरेट करने की तो 30 अगस्त तक डेट है, ठीक है ना, तो अपन 30 अगस्त को यहां पे वो कर लेंगे। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, ये केवल बैंक में जमा कराने की डेट है। जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है, जैसे आज लास्ट डेट है तो आपको आज ही चालान जनरेट करना, नहीं कि कल। जैसे आप कल करोगे तो दुगुना शुल्क वो लग जाएगा। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। और फिर यहां पे बोर्ड है, आपको कोई समाधान नहीं देगा इस बारे में, भले आप बोर्ड के चक्कर काट लो, मंत्रियों के चक्कर काट लो, क्योंकि गलती इसमें बोर्ड की नहीं है, इसमें आपकी है। और लास्ट डेट का इंतजार मत करना। बहुत सारे साथी लास्ट डेट पे फॉर्म भरना शुरू करते हैं, तो भैया ऐसा काम नहीं चलेगा। पहले ही आप अपना प्रिपरेशन कीजिएगा, बच्चों को गाइड कीजिएगा, अभिभावकों को गाइड कीजिएगा, और अपने खुद जो भी स्टाफ कर्मचारी उनको गाइड कीजिएगा, ताकि समय रहते आवेदन फॉर्म में वो भरा जा सके, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिएगा,
अस्थायी फॉर्म आप जरूर प्रिंट कीजिएगा। अस्थायी का मतलब है कि जब भी आप बोर्ड फॉर्म भरोगे, डेटा लॉक करने से पहले इनका अस्थायी फॉर्म है कि आपने क्या भरा है। वो जो फॉर्म है संबंधित स्टूडेंट, संबंधित क्लास टीचर है, संबंधित अभिभावक है, उनसे व्यक्तिगत आप चेक करवाएगा और सबके साइन करवाएगा उस पर। अब चेक करवाने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्म हाँ भैया भरा गया, नहीं, उसमें आप ये देखो स्टूडेंट के नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग क्या है, क्या हमारे रिकॉर्ड में है वही है या फिर वाकई में कोई बदली हुई है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी जन्म तिथि क्या है, उसके सब्जेक्ट क्या है, वो सारे रिकॉर्ड के अनुसार है, आप चेक करवाएगा। जब पूरी तरह से तसल्ली हो जाए फिर आपको फॉर्म है वो लॉक करना, क्योंकि लॉक करने के बाद इस प्रकार के कुछ लिमिट आपको दी जाएगी, उसमें आप संशोधन कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे सब्जेक्ट चेंज करना है, डीओबी चेंज करना है, इसमें आपको चक्कर पड़ सकते हैं, शुल्क भी आपको लगेगा। तो ये पहले ही आप चेक कर लीजिएगा ना, दिक्कत कहां आ रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का रिकॉर्ड आप जरूर चेक कीजिएगा। स्कूल के रिकॉर्ड से मतलब ये है कि बच्चे का जो भी बायोडाटा अपने एसआर में देखिएगा, अपने प्रवेश फॉर्म में देखिएगा, उसकी जो भी आईडी है, पीछे की जो कक्षा है 8वीं है, 9वीं है, 11वीं है, उनकी मार्कशीट में क्या है, टीसी में क्या आया है, पुराना डेटा क्या है, घर के डेटा में क्या है, राशन कार्ड में, जन आधार में, आधार कार्ड में क्या है, ये सारा आप मैच कीजिएगा। अगर ये आप मैच कर लोगे तो आपको गलती कहीं ना कहीं पकड़ में आएगी, क्योंकि कुछ अभिभावक और स्टूडेंट बाद में जागते हैं, जो परीक्षा दे देते हैं, फिर अरे यार मेरी तो जन्म तिथि ये थी, मेरा नाम तो ये था, मैंने सरनेम नहीं लगाया, भूल गया क्योंकि मेरे पिताजी ने सरनेम लगा रखा है। अरे तो भैया ये बाद में बड़ा मसला बन जाता है। तो ऐसे में देखिए ये फर्ज और कर्तव्य केवल और केवल स्कूल साथियों को उनकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि स्टूडेंट को भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में ये आप जरूर देखिएगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट है इकट्ठा कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे पीएसपी पोर्टल की खास तौर पे आप यहाँ पे जांच कीजिएगा, क्योंकि देखने में ऐसा आया है कि स्कूल के एसआर ऑफलाइन में कुछ हो रही है, टीसी में कुछ हो रही है, पीएसपी पोर्टल पर कुछ हो रहा है। कुछ ज्ञानी लोग ये कहेंगे कि राजगुरु जी तन्ने गणो बेरो अगर मन बेरो है जद तना बात बता रहे हो, नहीं मेरे कन ये मेल को ना हो, मेरे कन ये इंस्टाग्राम पर मैसेज को ना हो, गुरु जी के करा। अब जब पूरा मामला फंस जाता है ना, तब राजगुरु जी को याद करते हैं। अब बताओ फंसे हुए मामले में नियमानुसार तो राजगुरु जी निकलवा सकता है, लेकिन जो नियमों में नहीं लिखी गई जो चीज, वो यार कैसे हो सकती है। मेरा वो पड़ गया, नीचे उठाता हूं एक बार। तो यहां पे देखिएगा, क्योंकि टॉपिक लिख रखे हैं कि मुझे किस किस बातों पे बोलना है, ठीक है ना। तो ये जांच आप करना। इसके बाद यहां पे एक तो आपका जो एसआर है प्लस पीएसपी पोर्टल और प्लस शाला दर्पण पोर्टल को आप जरूर चेक कीजिएगा। देखने में ऐसा आया है कि ऑफलाइन एसआर रजिस्टर के अंदर एसआर नंबर कुछ और ही चल रहे हैं, पीएसपी पोर्टल पे कुछ और ही चल रहे, शाला दर्पण पर कुछ और ही चल रहे, क्योंकि आपको पता है कि पोर्टल वो ऑटोमेटिक एसआर ले रहा। कुछ स्कूल साथी तो आज भी नींद में सोए हुए हैं कि अपने पीएसपी पोर्टल पे एसआर हर साल का हमें फर्स्ट एसआर है वो एंट्री करनी पड़ती है, करते ही नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो पोर्टल ऑटोमेटिक है वो यहाँ पे दे देगा। और फिर स्कूल साथी शाणे वो होते ना, क्या करते हैं, मैं मैनुअली दे दूंगा, राजगुरु जी तन्नगण हो गए। अरे मैनुअली तू तेरे दिमाग को दे दे, वो एसआर तो तू दिखे ही ना, तो एसआर तो कठे ही चाल रहे है, पीएसपी पोर्टल पर कठे ही चाल रहे है, लड़कों कठे ही चाल रहे है, स्कूल कठे ही चाल रही है, तो एक मत नहीं है। तो ये कोई साथी उलाना मत दीजिएगा कि राजगुरु जी को पता नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास हर साल हजारों साथियों की ये क्वेरी आती है, समस्याएं आती हैं। तो ये इन समस्याओं से आप नहीं गुजरे, तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने स्कूल साथियों में जो भी हैं, क्योंकि हर साल वो गलती करते हैं। देखिए मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी वो निभाएगा, बस वीडियो देख के आप अपना काम मत कीजिएगा। चलिए इसके बाद स्टूडेंट की जो कैटेगरी है, श्रेणी है, क्योंकि बोर्ड का जो फॉर्म है वो कई कैटेगरी में भरा जाता है, फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं बिल्कुल फ्रेश, वो तो कैटेगरी 1 में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जो पिछले साल यहां पे फेल हो गए, बिल्कुल फेल हो गए, तो वो भी कैटेगरी में 1 में आएंगे। इस बार भी ध्यान रखना, कैटेगरी 2 में नहीं भरना आपको, उसको भी एक कैटेगरी में शामिल करना, क्योंकि वो एग्जाम उसने क्वालिफाई नहीं किए, इसलिए वो इसके लिए पात्र नहीं है, तो वो कैटेगरी 1 में ही यहाँ पे शामिल होगा। कैटेगरी 2 किन के लिए है? उन स्टूडेंट के लिए जो पिछली बार एग्जाम दे रखे और वो पास हो चुके, अब वो अपने यहाँ पे श्रेणी में सुधार करना चाहते हैं, परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो यहाँ पे है, आप कीजिएगा। श्रेणी 2 में आवेदन कीजिएगा। श्रेणी 4 उन स्टूडेंट के लिए है जो यहाँ पे पहले परीक्षा दे चुके हैं, पास भी हो गए,
लेकिन 2 सब्जेक्ट में या फिर एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए और वो चाहता है कि यार मेरा एक सब्जेक्ट में केवल 50 नंबर, बाकी में 80 90 जा रहे हैं, तो मैं कोई मेरिट में आ जाता तो ताने सगळा सब्जेक्टा की परीक्षा देने की आवश्यकता कोन्या, केवल एक सब्जेक्ट की दे सकते हो, 2 की दे सकते हो, 3 की दे सकते हो, अधिकतम 4 की दे सकते हो, सभी में नहीं दे सकते, ठीक है ना, चाहे वो कक्षा 10वीं का हो फिर 12वीं का। तो इसे मार्क्स इंप्रूवमेंट कहा जाता है। इसको आपको कैटेगरी 6 के अंदर आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर कैटेगरी 8 भी है जो संकाय परिवर्तन के लिए। तो कैटेगरी के बारे में हम अलग वीडियो बना देंगे क्योंकि मामला बहुत बड़ा, बहुत सारी जानकारी होती है। अगर आपको जानना तो कमेंट करके मुझे बताएगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट की बात करूं तो प्राइवेट वाले जो स्टूडेंट हैं वो आपके नजदीक में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल होगी, हालांकि प्राइवेट जो फॉर्म है किसी भी प्राइवेट स्कूल के माध्यम से नहीं भरे जाते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में से ही भरे जाते हैं। तो आप पता कीजिएगा कि बोर्ड ने कौन सी गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्टूडेंट के लिए सेंटर बनाया है। अधिकतर जो नोडल केंद्र होते हैं अपने आसपास के, ठीक है ना, तो वो वहां पे इसके अंदर शामिल किया जाता है, लेकिन फिर भी आप पूछ लीजिएगा इधर, बाकी जो बोर्ड की साइट है उस पर सारी जानकारी हो मिल जाती है। अब यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, देखिएगा यदि आप विज्ञान या कृषि संकाय के लिए प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हो तो पहली बार आप नहीं भर पाओगे। इसका मतलब यह है कि आपको पहली बार इन 2 संकायों के अंदर रेगुलर ही रहना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में जाओ या प्राइवेट स्कूल में जाओ। अगर मैं आर्ट्स वालों की बात करूं तो आर्ट्स के अंदर एक तो जियोग्राफी जिसे भूगोल बोलते हैं, एक मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट होता है उसमें आप पहली बार प्राइवेट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, बाकी सब्जेक्ट में भर सकते हैं। मैं सीधा सीधा आपको कहना चाहूंगा ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल शामिल है, तो वो प्रैक्टिकल शामिल वाले स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट फॉर्म नहीं भर सकते, ये समझ लीजिए। केवल थ्योरी का पेपर होता है ना, वही उसके अंदर है शामिल हो सकते हैं। आशा रखता हूं इन बातों को आप जरूर वो समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई तारे दिमाग में कीड़ो घुस रहा है कि यह बात बतानी चाहिए थी राजगुरु जी ने और मानक को नहीं बताई, तो वो कमेंट कर दियो या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट जुड़ जाओ, ठीक है ना। जे टॉपिक के बारे में ज्यादा कमेंट आएंगे तो वीडियो बनाऊंगा, छोटी मोटी समस्या होंगी कमेंट का भी रिप्लाई करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आपको रिप्लाई करूंगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूज हैं, तो वो कर लीजिएगा। अगर स्कूल साथियों को बोर्ड संबंधता से संबंधित कोई समस्या आ रही है और वो चाहते हैं कि मैं राजगुरु जी से संपर्क करूं, तो इसके लिए आपको हमारी स्पेशल मेंबरशिप लेना पड़ेगा। और मेंबरशिप के लिए आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे विजिट कीजिएगा, वहां पे अलग अलग तरह की मेंबरशिप है, जैसी आपको चाहिए वो मेंबरशिप लीजिएगा। जब आप मेंबरशिप ले लोगे उसके बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मैं खुद आपको चल के है वो कॉल कर दूंगा। कोई भी साथी मेंबरशिप लेता है उसके बाद मुझे मेल से आप जरूर सूचित कीजिएगा, ताकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं हर एक घंटे है या 24 घंटे ऑनलाइन तो रहता नहीं हूं, ठीक है, तो मेल से जब मेरे पास सूचना आएगी तो मैं आपसे जल्द से जल्द संपर्क कर लूंगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा बोर्ड फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, संबंधता शुल्क कैसे दी जाती है, वगैरह वगैरह कई सारे वीडियो आने वाले हैं, यूडाइस पर भी आने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। अगर आज के वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।